वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल से जो हमारी क्लास आपको मिलने वाली है वो ऑफलाइन कम ऑनलाइन क्लास प्राप्त होगी, यानी सीधा कक्षा का माहौल आपको यूट्यूब के थ्रू मिलेगा। हमारी क्लास में स्टूडेंट्स बैठे रहेंगे, वो मेरे साथ साथ पढ़ाई भी करेंगे और आपको भी वही माहौल आपको यूट्यूब चैनल पर मिलेगा। तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पे आइए, उसे सब्सक्राइब कीजिए और लाइव क्लासेस का मजा लीजिए। थैंक यू। दक्षिण भारत के राजवंश, उत्तर भारत वाले तीनों हो गए। अब बात करेंगे दक्षिण भारत के राजवंश। दक्षिण भारत पता है, जो किससे नीचे वाला हिस्सा, कर्क रेखा से नीचे वाला हिस्सा दक्षिण भारत। दक्षिण भारत के राजवंश, यहाँ पर भी कितने प्रमुख राजवंशों की बात करेंगे अपन? तीन प्रमुख राजवंशों की। पहला चोल, दूसरा पल्लव और तीसरे हमारे जो है वो है चालुक्य। इन तीनों के बारे में बात, चोल, पल्लव और चालुक्य। ये कहां पर था इनका विस्तार, कौन से भारत में था? दक्षिण भारत के अंदर इनका क्या था? विस्तार था। दक्षिण भारत अपने प्रायद्वीपीय, जैसे आप इंडिया का मैप देखते हो, ये जो प्रायद्वीपीय भारत है, यहाँ पे कौन सा राज्य है? गुजरात। जो गुजरात से कोस्टल एरिया शुरू होता है, यहाँ पर गुजरात, ये यहाँ पे केरल, तमिलनाडु और ये यहाँ पे पश्चिम बंगाल तक, ये जो क्षेत्र फैला है जिसको हम प्रायद्वीपीय भारत भी कहते हैं। कैसा भारत कहते हैं? प्रायद्वीपीय। कारण क्या है? ये तीनों तरफ से किससे घिरा हुआ है? पानी से। यहाँ क्या है आपके? अरब सागर है और इधर क्या है? बंगाल की खाड़ी है। ये इधर बंगाल की खाड़ी हो जाएगी, उधर आपका क्या हो जाएगा? अरब सागर। तीनों तरफ से जो क्षेत्र, ऐसा क्षेत्र जो चारों तरफ से पानी से घिरा होता है उसे तो क्या कहते हैं? द्वीप। क्या कहते हैं? द्वीप। और ऐसा क्षेत्र जो तीनों तरफ से पानी से घिरा हुआ होता है उसे हम क्या कहते हैं? प्रायद्वीप। इसका ये भारत क्या कहलाता है? प्रायद्वीपीय। कौन सी दिशा में पड़ता है? दक्षिण में। इसका इसको क्या कहा जाता है? दक्षिण भारत कहा जाता है। इसके अंदर तीन राज्यों ने शासन किया, सोल, पल्लव और क्या है? चालुक्य। इनकी हम क्या करने वाले, यहाँ पर बात करने वाले। सबसे पहला अपन वंश लेते हैं सोल वंश। हेडिंग लगा दो, प्राचीन दक्षिणापथ। प्राचीन दक्षिणापथ लिखा चुका हूं मैं, पहले इसका मेंशन हुआ, दक्षिणापथ का कहीं पे मेंशन हुआ पहले? क्या था? अशोक के टाइम में अशोक के क्या थे? प्रांत थे। और इस दक्षिणापथ प्रांत की राजधानी क्या थी? अशोक के। क्या कर रहे हो, क्या याद करके आया, बताओ क्या राजधानी थी? सुवर्णगिरी। क्या थी? सुवर्णगिरी। इसके अलावा मैंने बताया उत्तरापथ और दक्षिणापथ दो प्रांत थे अशोक के टाइम में। इसके अलावा वो क्या थे? दो रास्ते थे जिनके माध्यम से क्या होता था? व्यापार भी होता था। वैसे कि वैसे प्राचीन जो दक्षिणापथ है, दक्षिणापथ के तीन राज्यों में से मुख्य रूप से एक चोल आते हैं। तीन राज्य कौन से हैं? इनके अलावा, दो चोलों के अलावा कौन सा है? पल्लव। कौन सा है? पल्लव व चेर में से क्या है? ये मुख्य राजवंश था। तो ये प्राचीन कितने वंश थे? पल्लव और चेर जो राजवंश है उनमें एक ये मुख्य आता है। कौन सा राजवंश? सोल वंश। और ये तीनों वंश किस में, कहां पे शासन किया करते थे? दक्षिणापथ क्षेत्र में, दक्षिणी क्षेत्र में क्या किया करते थे? शासन किया करते थे। राजवंश है। अशोक के अभिलेखों में भी इस राजवंश का क्या मिलता है? उल्लेख मिलता है। अशोक के अभिलेखों में भी सोल वंश का क्या है? उल्लेख। ये काफी लंबे समय तक शासन चलता है, 1000 साल तक इनका क्या चलता है? शासन चलता है। तो अशोक के अभिलेख में सोल वंश का क्या है? उल्लेख किया गया है। एक बात तो ये याद रखनी है। इसके अलावा सोल वंशी जो राजा है, इनके जो लोग थे, यानी सोल वंशी जो जनता है, वो कौन सी भाषा बोलती थी? सोल वंशी शासक या जनता कौन सी भाषा बोलते थे? तमिल भाषा। कौन सी भाषा? तमिल। क्योंकि दक्षिण भारत में है तो किस भाषा में बोलेंगे? तमिल भाषा में। और जब वो तमिल भाषा बोलेंगे तो तमिल क्या रचेंगे ये लोग? तमिल में क्या किसकी रचना करेंगे? तमिल साहित्य की भी रचना होगी। और तमिल साहित्य, कुरल ग्रंथ का नाम क्या है? कुरल। और इस कुरल का रचयिता जो है, यानी लिखा किसने है? तो रचयिता का नाम है तिरुवल्लुवर। तिरुवल्लुवर, ये ध्यान रखना इसका। कुरल रचयिता कौन है आपका? तिरु। ये ग्रंथ है और ये क्या है?
व्यक्ति का नाम है जिसने लिखा है, और ये साहित्य कौन सा रचते थे? तमिल। अब इसके शासकों की बात करते हैं। तो इसका जो पहला शासक है उसका नाम है कारिकाल। क्या नाम है? कारिकाल। ये शासक बना। ये कारिकाल शासक बनता है 100 ईस्वी के आसपास। देखो, ऐसा साम्राज्य, ऐसा वंश जिसका अशोक के अभिलेखों में क्या होगा, अगर उल्लेख होगा, तो इसका मतलब ये बहुत क्या है, पहले से ही क्या है, ये साम्राज्य स्थापित हो। तो राजा का नाम क्या है? कारिकाल। कारिकाल जो शासक है ये किसकी स्थापना करता है? एक नगर की स्थापना करता है, और जिसका नाम क्या है? पुहार या पुगार। कौन सी? पुगार या पुहार नामक किसकी स्थापना की? नगर की स्थापना की। यहाँ एक लिखा हुआ है स्थापना की। इसने सिंहल को हराया। कौन से, किस पे आक्रमण किया? सिंहल पर। अब ये जो सिंहल है, ध्यान रखना है, किस देश का प्राचीन नाम हो सकता है आपके हिसाब से? दक्षिण भारत में कौन सा देश है जो भारत लगा हुआ है? कौन सा है? श्रीलंका। तो श्रीलंका का प्राचीन नाम क्या था? सिंहल। कारण क्या है? यहाँ पे एक जाति रहती है जिसका नाम क्या है? सिंहली जाति। और वो सिंहली जाति की सिंहल श्रीलंका को क्या किया? श्रीलंका के शासकों को पराजित किया। किसने? कारिकाल ने शासकों को हराया। हराकर फिर क्या है? हराकर जो युद्ध बंदी है, युद्ध बंदी मतलब क्या होता है? युद्ध में बनाए गए बंदी। युद्ध बंदियों से किसका निर्माण करवाया? बांध का निर्माण करवाया। ये किसकी बात याद रखनी है आपको? किसका नाम याद रखना है इसमें? कारिकाल का नाम है। ये बहुत पहले हो गया था। कब हुआ था शासन? 100 ईस्वी के आसपास। अब इसके संस्थापक कौन है उसकी कोई खास क्या नहीं, हमारे पास जानकारी नहीं है। इसका युद्धबंदी में बांधों का इसने क्या करवाया? निर्माण करवाया। पहले चोलों की राजधानी होती थी उरुकपुर। क्या होती थी? उरुकपुर से ये कहां पे लेके आता है? ये उरुकपुर से लेके आता है कावेरी पत्तनम लेके आए। बीच मत बोला वो। उरुकपुर से कहां पे लेके आता है? कावेरी पत्तनम लाया। कौन लाया? कारिकाल। ये कारिकाल के बारे में इतनी चीजें आपको क्या रखनी है? याद रखनी है। अब एक शासक बनता है परांतक प्रथम। क्या नाम है? परांतक प्रथम। ये जो परांतक प्रथम है ये क्या करता है? ये इसके पिता का नाम आदित्य था। उसके क्या थे ये इसका क्या था? आपका उत्तराधिकारी था प्रांत। पल्लवों को बुरी तरह क्या किया है? पराजित। देखो, राज प्रथम ये इंपॉर्टेंट शासक है। अब इनके शासकों का क्या मिलना शुरू हो जाता है? राज प्रथम। कब शासक बनता है? 985 से 1013 ईस्वी तक ये क्या रहता है? शासक रहता है। तो राज क्या नाम है इसका? प्रथम है। इसने क्या किया है? संपूर्ण दक्षिण भारत का एक छत्र शासक बना। संपूर्ण कौन से भारत का? दक्षिण भारत। जिसमें क्या शामिल है? मैसूर, मद्रास, कुर्ग व सिंहल। सिंहल मतलब कौन है? श्रीलंका का एक छत्र शासक। एक छत्र मतलब क्या होता है? सारे राज्य किसके अंडर में थे? इस राजराज शासक के। हुआ करती थी राजराज प्रथम की राजधानी का नाम है? राजधानी है तंजौर। राजधानी कौन सी है? तंजौर। ये कर्नाटक का एक बहुत बड़ा क्या है? आज भी क्या है? शहर है तंजौर। में राजेश्वर मंदिर का नाम क्या है? राजेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया। ये सवाल पूछा जाएगा, मंदिर का निर्माण करवाया। और राजेश्वर कौन है? भगवान शिव। इसका नाम क्या? राजा का नाम बताओ। राज। क्या नाम है? राज। नाम राजा का नाम राज है, और इस राज का राजेश्वर मतलब राज का ईश्वर। राज का ईश्वर कौन है? इसका ईश्वर है भगवान शिव। तो राजेश्वर का इसने मंदिर निर्माण करवाया। ये यहाँ पे संधि राजेश्वर मतलब भगवान शिव था, तो भगवान शिव का इसने मंदिर का निर्माण करवाया। कहां पर? राजधानी। और इसकी राजधानी का नाम क्या है? तंजौर। उसमें इसका क्या करवाता है? निर्माण करवाता है। ये इस वंश के एक और शासक है। इसी को वृद्धेश्वर मंदिर भी, वृद्धेश्वर या राजराजेश्वर। सवाल पूछा जाएगा, राजराजेश्वर मंदिर का निर्माता कौन था? राजराज प्रथम। देखो किसके वंश है? दक्षिण भारत के राजवंश है। सोल, पल्लव और कौन सा है? चालुक्य। पहला कौन सा है? सोल वंश।
प्राचीन दक्षिणापथ के क्या है, पल्लव और सेर से ये क्या थे, मुख्य दक्षिणापथ के जो दो मुख्य राज्य है जिनमें पल्लव और सेर, और इसके साथ तीसरा कौन है आपका, चोल। ये अशोक के जो अभिलेख है उनमें भी इस वंश के बारे में क्या मिलता है, उल्लेख मिलता है। और सोलवंशी शासक कौन सी भाषा के किस भाषा से जुड़े हुए थे, तमिल भाषा से, और तमिल भाषा का साहित्य भी इन्होंने रचित करवाया था, जिसमें एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है, क्या नाम है, कुरल। और इस कुरल का रचयिता कौन है, तिरुवल्लुवर। ये ऐसे नाम होंगे क्योंकि ये कहां से आता है, दक्षिण भारत को रिप्रेजेंट करते हैं, इस वजह से। शासक बनता है कौन, कार्यकाल कब बनता है, 100 ईस्वी के आसपास। इसने एक नगर बसाया, उस नगर का नाम बताओ, पुगार, या फिर क्या, पुहार की स्थापना की। इसने अलावा किसके ऊपर आक्रमण किया, सिंहल। सिंहल किसका नाम है, श्रीलंका का नाम है। और ये श्रीलंका क्या है, भारत के दक्षिण में स्थित एक क्या है, द्वीपीय देश है। द्वीपीय मतलब क्या है, चारों तरफ से किससे घिरा हुआ है, पानी से घिरा हुआ है। हराकर युद्ध बंदी से बांध निर्माण है। ये जो सिंहल है, यहाँ पे एक जाति होती है जिसका नाम है सिंहली जाति। कौन सी जाति, सिंहली। इसका नाम सिंहल है। वर्तमान में इसको श्रीलंका कहते हैं। और वर्तमान में इसके साथ साथ यहाँ पे किस जाति के लोग और रहते हैं, तमिल भाषी लोग भी और रहते हैं, जो भारत से गए। राजधानी कौन सी है इसकी, उरकपुर थी, जिसको इसने क्या रख दिया, प्रांतक प्रथम। प्रांतक प्रथम कौन है, ये शासक है इसका। पल्लवों को बुरी तरह से क्या किया इसने, पराजित किया। तो पल्लव वंश भी था, देखो तीनों में था, इसका मतलब तीन पास होंगे तो इसमें आपस में संघर्ष होगा, तो पल्लवों को रहा। फिर शासक बनता है कौन, राजराज प्रथम। इसका टाइम पीरियड है 985 से 1013। संपूर्ण दक्षिण भारत, कौन सा, मैसूर, मद्रास, कुर्ग, सिंहल, ये जगहों के नाम है। कुर्ग कर्नाटक में, मैसूर कर्नाटक में, मद्रास तमिलनाडु, जिसको हम क्या कहते हैं वर्तमान में, चेन्नई कहते हैं। सिंहल श्रीलंका का एक छत्र शासक बना। राजधानी का है, क्या है, तंजौर। तंजौर कहां पर है आपके, कर्नाटक में क्या है स्थित है। और इसमें इसने क्या किया, राज राजेश्वर मंदिर, और जिसका नाम क्या है, बृहदेश्वर मंदिर। भगवान कौन से को समर्पित है, भगवान शिव को। ये उपासक था भगवान शिव का। इसका इसमें लिखा राज राजेश्वरी, राज्य, इस राज का राजेश्वर ईश्वर कौन है, भगवान शिव का मंदिर का निर्माण करवाया था। चलो इससे आगे बढ़ते हैं। पीछे वाला जो शासक हमने स्टडी किया था वो कौन था, राजराज प्रथम। यहाँ पे ध्यान रखो कौन से वंश की बात हो रही है, चोलों की बात हो रही है। तो इसका अपन राजराज प्रथम के बारे में क्या कर चुके, अध्ययन कर चुके। अब किसका है, राजेंद्र प्रथम। ये किसका पुत्र है, राजराज प्रथम का क्या था, पुत्र था। 1016 में शासक बनता है और कब तक रहता है, 1044 ईस्वी तक शासक रहता है। उसके पिता का नाम क्या था, जिसके बारे में पहले पढ़ चुके, राजराज प्रथम। और जिसका योगदान क्या है, सबसे बड़ा योगदान क्या है, उसने एक मंदिर का निर्माण करवाया। और उस मंदिर का नाम क्या है, बृहदेश्वर मंदिर या फिर राजेश्वर मंदिर। अब बात किसकी हो रही है, राजेंद्र प्रथम की। इसने क्या थी, राजेंद्र फर्स्ट के पास मजबूत क्या थी, नौसेना। मजबूत नौसेना थी। नौसेना मतलब क्या होता है, जल सेना। यानी इसका समुद्र के पास भी राज्य था और इसके पास मजबूत नौसेना थी, जिससे इसने अंडमान, पैगु व मर्दमान द्वीपों पर अधिकार किया। ये कुछ द्वीप है, द्वीप का मतलब पता है ना आपको, जो ऐसा भूभाग जो चारों तरफ से किससे घिरा हुआ, पानी से घिरा, उसे क्या कहते हैं, आपको द्वीप कहते हैं। तो इसने जो हिंद महासागर में अंडमान, पेगु और मर्दमान द्वीप थे, उनको राजेंद्र प्रथम ने क्या किया था, जीता था। चलो हेडिंग लगा दो इसका और नाम लिखो। चोल वंश में बंगाल व चलो बंगाल व बिहार के शासक जिसका नाम था महिपाल, उस महिपाल को इसने पराजित किया। महिपाल को पराजित कर, ये वो महिपाल नहीं है, ठीक है, गुर्जर पटियार वाला मत लेना, ये कोई और महिपाल है जिसको इसने क्या किया, पराजित कर साम्राज्य को उड़ीसा में एक जगह है, कौन सी, कलिंग, याद है ना कलिंग? कलिंग का युद्ध कब हुआ था, 261 ईस्वी पूर्व। मगध से गंगा तक विस्तृत कर दिया। तो इसका राज्य आप समझ सकते हो कितना इसने अपने 16 के राज्यों को बढ़ाया। किसने, राजेंद्र फर्स्ट ने। कहां से, देखो
अंडमान निकोबार द्वीप जो है इसके इससे भारत की क्या होती है, सीमा समाप्त होती है। और ये भारत का अभी भी वर्तमान में भी द्वीप है। यहाँ से लेकर गंगा नदी जहां तक बहती है यानी उत्तर प्रदेश तक इसका क्या फैला हुआ था, साम्राज्य। इसके साम्राज्य मगध, कलिंग, यहाँ तक कि उड़ीसा, ये सारे इसके क्या थे, शामिल थे। इस कारण गंगा तक अपना साम्राज्य फैलाने के कारण इसने एक उपाधि ली थी। तक अपना साम्राज्य फैलाने के कारण इसने एक उपाधि ली है, जिसका उपाधि का नाम क्या है, गंगे। और गंगे गॉड मतलब गंगा तक इसका क्या फैला हुआ था, राज्य फैला हुआ था। ये कौन था, राजेंद्र प्रथम। देख दो बनता है राजधिराज, राजधिराज फर्स्ट 1044 से 1054 तक। ये क्या है आपके, किससे हार जाता है, चालुक्य शासक। चालुक्यों से इसको पराजय का सामना, युद्ध करते हुए मारा गया था। चालुक्य शासक सोमेश्वर से एक युद्ध का नाम याद रखना, यहाँ पे कोप्पम युद्ध। युद्ध का नाम कौन सा है, कोप्पम युद्ध में मारा गया। किसकी मृत्यु होगी, जल्दी मृत्यु होगी आपकी राजधिराज फर्स्ट की। क्या राजा, हाँ की बात कौन चलो। अब आगे देखो, इसके बाद में कौन आता है, वीर राजेंद्र। ये इसने गलत लिखा है, 1034 नहीं है, 1054 है इसमें। सबके 34 लिखा हुआ है, कॉपी किताब में देखो 1034 लिख रखा है। राजेंद्र के आगे हाँ, तो इसको थोड़ा सही करो, 54, ठीक है। इसके बाद शासक कौन बनता है, वीर राजेंद्र। वीर राजेंद्र जो है 1054 से लेकर 1069 तक ने चालुक्यों को पराजित कर, चालुक्यों को हराकर पराजय का बदला लिया। कौन सी पराजय का बदला लिया, राजा धीराज की जो मृत्यु हुई थी युद्ध के दौरान, उसका इसने बदला लिया। किसको हरा करके, चालुक्यों को हरा करके। तो ये इसका शासक और है वीर राजेंद्र, जो 1054 से 1069 तक शासन करते हैं। राजेंद्र कुलोत्तम, इसलिए वंश में ज्यादातर का नाम क्या है, राजेंद्र कुलोत्तम। ये फर्स्ट राजेंद्र कुलोत्तम फर्स्ट। कौन है, राजेंद्र कुलोत्तम फर्स्ट। ये कब बनता है, 1070 ईस्वी से बनता है, 1122 ईस्वी तक क्या करता है, शासन करता है। इसने क्या किया, ये जो राजेंद्र कुलोत्तम है, इसकी माता जो थी वो चोल थी, क्या थी, चोल राजकुमारी है, और पिता क्या है आपका, चालुक्य। इस कारण इसने एक नए वंश की स्थापना की राजेंद्र कुलोत्तम द्वारा। नया राजवंश क्या है, अभी तो क्या है, चोल है, और इसके पिता और माता के दोनों तरफ से मिलाकर इसने क्या किया, चोल चालुक्य वंश की क्या की, स्थापना की। तो इसके साथ चोल जो है वो क्या हो गए, कमजोर हो गए, और धीरे धीरे चोल साम्राज्य क्या हो गया, समाप्त हो गया। तत्पश्चात कमजोर क्या थे, उत्तराधिकारी के कारण ये समाप्त हो जाते के कारण चोल साम्राज्य समाप्त हो गया। चलो ये चोल साम्राज्य थे। आज में इसमें आपको इन शासकों के क्या रखने यार, ये उतार दो आप। इसके बाद बात करते हैं चोल प्रशासन की। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है चोलों को लेकर, वो उनका प्रशासन था। चोल साम्राज्य कल पढ़ लिया था, राजराज फर्स्ट। आज जो हमारा शासक है वो कौन है, राजेंद्र प्रथम। 1016 से 1044 तक क्या करता है, शासन करता है। और ये चोल साम्राज्य का मुख्य राजाओं में से क्या आता है, एक आता है। इसके पास मजबूत क्या थी, नेवी। इसके पास क्या थी, मजबूत नेवी थी, यानी नौसेना थी, जल सेना थी, जिसने इसने किसको जीता, अंडमान निकोबार। आज भी ये एक द्वीप समूह है जो भारत के कहां पर स्थित है, आपके बंगाल की खाड़ी में। कौन सी खाड़ी में, बंगाल। इसके अलावा भारत में एक और वर्तमान में जो द्वीप स्थित है उसका नाम क्या है, लक्षद्वीप। ये एक द्वीप नहीं है, बल्कि दोनों द्वीपों के क्या है, समूह है। यानी इनमें द्वीपों के क्या है, समूह, एक से अधिक क्या है, द्वीप है। इसका इनके ऊपर इसने क्या किया था, अधिकार किया था। और ये द्वीप किसके अंडर में हुआ करते थे, चोल साम्राज्य के अंडर में हुआ करते थे। इसका साम्राज्य बंगाल, बिहार के शासक महिपाल हुआ रहा, और उसके बाद में साम्राज्य करेंगे मगध, गंगा तक फैल गया। अब जब गंगा तक इसने शासन किया है तो इसने खुद को किस उपाधि से नवाजा, गंगे कौड़ की उपाधि के नाम से। इसके बाद जो शासक बनता है राजधिराज,
वो उसको कौन मार देता है? चालुक्य शासक सोमेश्वर हत्या कर देता है, इसकी युद्ध के अंदर मार देता है। वीर राजेंद्र शासक बनता है जो इसका उत्तराधिकारी था, और ये वापस चालुक्यों से क्या लेता है? इस बात का बदला। फिर शासक बनता है राजेंद्र कुलोत्तंग। ये जब राजेंद्र कुलोत्तंग राजा बनता है तब इनमें इनका जो शासक इनमें क्या शुरू हो जाता है? आपसी संघर्ष। आपसी संघर्ष का मतलब क्या होता है? एक ही वंश में क्या हो जाता है? आपस में संघर्ष करना शुरू कर देते। इस कारण इसके पिता माता जो थी वो चोल राजकुमारी थी, और पिता क्या था इसका? चालुक्य। पिता चालुक्य, माता क्या है? चोल। तो इस कारण इसने क्या किया? इन दोनों के जॉइंट से एक क्या बनाया? राज्य बनाया, जिसका नाम क्या हो गया? चोल चालुक्य वंश की क्या की इसने? स्थापना की। तत्पश्चात कैसे उत्तराधिकारी थे? कमजोर उत्तराधिकारी। धीरे धीरे चोल क्या हो जाता है? समाप्त। अब बात करते हैं चोलों के प्रशासन। क्या है चोल प्रशासन? अपन पहले मौर्य प्रशासन की बात कर चुके थे, अब है चोल प्रशासन। इंपोर्टेंट प्रशासन था। आप इसको क्या कह सकते हो? प्रशासन को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? एडमिनिस्ट्रेशन। क्या कहा जाता है? एडमिनिस्ट्रेशन। यहाँ पे बात किसकी करेंगे? एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ स्वराज, यानी किसका एडमिनिस्ट्रेशन? चोलों का एडमिनिस्ट्रेशन। सबसे पहली बात, प्रशासन की सबसे छोटी इकाई। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई, चोल प्रशासन की सबसे छोटी इकाई हुआ करती थी ग्राम पंचायत। क्या हुआ करती थी? ग्राम पंचायत। इन्होंने क्या किया? चोलों ने ग्राम पंचायत को क्या किया? ग्राम पंचायत प्रणाली का भारत में, कहां पर? भारत में ग्राम पंचायत प्रणाली का आविष्कार, यानी सबसे पहले ग्राम पंचायत प्रणाली का आविष्कार किस वंश के शासक ने किया? चोल शासकों द्वारा किया गया। क्या होता है ग्राम पंचायत? क्या होता है? प्रशासन की सबसे छोटी इकाई। देखो, प्रशासन की सबसे बड़ी इकाई जो होती है वो केंद्र होता है। कहां पर होता है? केंद्र। जैसे अभी हमारी वर्तमान सरकार है, केंद्र सरकार सबसे क्या है? ऊपर मानी जाती है। फिर क्या होती है? राज्य सरकार। उसके बाद में किसका बारी बारी आता है? पंचायती राज का। पंचायती राज में क्या आती है? जिला परिषद, उसके अलावा ग्राम पंचायत, और दूसरा पंचायत समिति। तो सबसे नीचे स्तर कौन सा होगा आपका? ग्राम पंचायत। आज भी होता है? बताओ, वर्तमान में ग्राम पंचायत का मुखिया कौन होता है? सरपंच होता है। उसमें ग्राम पंचायत को हम किस में बांटते हैं? वार्ड्स में। वार्ड का क्या होता है? वार्ड का मुखिया कौन होता है? वार्ड पंच होता है। तो ग्राम पंचायत आज भी क्या है? सबसे छोटी इकाई है, और विकेंद्रीकरण का सबसे अच्छा उदाहरण है। तो उस वक्त इसकी शुरुआत कहां से होती है? किस वंश से, किसके द्वारा की गई? चोल प्रशासन के। उसके बाद में एक भारत में एक क्या आते हैं? गवर्नर जनरल आते हैं, जिनका नाम लॉर्ड रिपन था। क्या नाम? लॉर्ड रिपन। उन्होंने पूरे भारत में ग्राम पंचायत व्यवस्था को लेकर, पंचायती राज व्यवस्था को लेकर, इस कारण उनको कहा जाता है पंचायती राज व्यवस्था का क्या कहा जाता है? जनक कहा जाता है। किसको कहा जाता है? लॉर्ड रिपन को। वर्तमान भारत में पूरे क्या है? आपके पंचायती राज व्यवस्था है। तो ग्राम पंचायत की प्रणाली की पहली शुरुआत किस शासकों द्वारा की गई? चोल शासकों द्वारा। ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो आपको याद रखना है। चलो, इसके बाद क्या याद रखना है? चोल साम्राज्य जो था 6 प्रांतों में बटा था। कितने प्रांतों में? 6 प्रांतों में बंटा था। जिसे, यानी जिसे मतलब प्रांत को, किसको? प्रांत क्या कहलाता था? मंडलम। प्रांत को उस वक्त क्या कहा जाता था? मंडलम या मंडल कहा जाता था। तो प्रांत उस वक्त क्या कहलाता था? मंडल कहलाता था। ये बात आपको क्या रखनी है? ध्यान रखनी है। प्रांत को मंडलम कहते थे। मंडलम जो था, मंडलम किस में बटा होता था? नाडु में। इसमें नाडु। अब नाडु मतलब जिला। नाडु से छोटी इकाई, फिर कोटम से छोटी इकाई क्या है? कुर्रम, और कुर्रम से सबसे छोटी इकाई क्या थी? आपकी ग्राम थी। तो ये इस तरह से क्या है? आपको ध्यान रखना है, इनका क्या था? विकेंद्रीकरण था, यानी सत्ता इस तरह से क्या थी? हस्तांतरित हुआ करती थी। प्रांत, प्रांत को क्या कहते थे? मंडलम। मंडलम से, मंडलम किस में बटा हुआ है? नाडु में। नाडु किस में? कोटम में। कोटम किससे? कुर्रम में। और कुर्रम किस में बटा हुआ है? ग्राम में। अभी देखो, आपने एक राज्य का नाम सुना होगा, भारत का, बताओ जिसके पीछे नाडु लगता है? तमिलनाडु। ये चोलों द्वारा ही पहले क्या किया गया था? शासित किया गया था। इस कारण आज भी ये भारत के दक्षिण भारत में क्या कहा जाता है? जिले को नाडु कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नाडु। और तमिलनाडु का नाम इसी कारण है, यानी तमिल भाषा बोलने वालों का नाडु क्या कहलाता है? तमिलनाडु। तो नाडु
अगर आप इकाई के रूप में वर्तमान इकाई से अगर कंपैरिजन करते हैं तो क्या हो सकता है, वर्तमान का जिला हो सकता है। उसके अलावा जिला किस में बटा था, कोटम में, कोटम किस में बटा हुआ था, कुर्रम में, कुर्रम किस में बटा हुआ था, ग्राम में। यानी सोल जो प्रशासन था वो विकेंद्रीकृत था कि केंद्रीकृत था, केंद्रीकृत। केंद्रीकृत मतलब जब सारी ताकत एक केंद्र में इकट्ठी, उसे क्या कहते हैं, केंद्रीकृत कहते हैं। मंडलम प्रांत, फिर क्या है, नाडु, कोट्टम, कुर्रम और क्या है, ग्राम। ये विकेंद्रीकरण है। विकेंद्रीकरण मतलब जब ताकत क्या की गई हो, अलग अलग क्षेत्रों में क्या कर दी गई हो, बांट दी गई हो। इस कारण आपको ध्यान रखना है सोल प्रशासन जो था वो क्या था, विकेंद्रीकृत था। आपको मैंने बताया था मौर्य प्रशासन केंद्रीकृत विकेंद्रीकृत। मौर्य प्रशासन भारत का प्रथम क्या था, केंद्रीकृत प्रशासन था। और चोल प्रशासन कैसा है, विकेंद्रीकृत क्या है, प्रशासन है। बता दो जल्दी से। नाडु की सभा है, नाडु किसमें, जिले से रिलेटेड है। नाडु की जो सभा है, सभा मतलब लोगों का समूह जो है उसको नट्टार कहते थे। क्या कहते थे, नट्टार। और नगर की जो सभा होती थी, नगर चलाने के लिए नगर जो चलाते थे, नगर की सभा क्या कहलाती थी, नगर तार। नगर तार कहलाती थी। ये दो नाम आते हैं। नाडु की सभा क्या कहते थे, नट्टार, और नगर की सभा क्या कहलाती थी, नगर तार कहलाती थी। सोल प्रशासन एक पहली बात तो क्या था, विकेंद्रीकृत था। अब आपको ध्यान रखना है जो ग्राम सभा के प्रतिनिधि होते थे, यानी ग्राम पंचायत जो है आपकी प्रणाली इन्होंने शुरू की। ग्राम पंचायत के प्रतिनिधि प्रतिवर्ष क्या होते थे, प्रतिनिधि प्रतिवर्ष क्या होते थे, निर्वाचित। निर्वाचित मतलब क्या है, लोग उन्हें क्या करते थे, निर्वाचित चुनते थे। यानी उस वक्त क्या थी, ये डेमोक्रेसी का एक बहुत अच्छा क्या था, उदाहरण था। यानी प्रतिवर्ष था क्या था, राजतंत्र था। शासन किसका चलता था, राजाओं का। लेकिन किसके प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत के जो प्रतिनिधि है वो प्रतिवर्ष क्या होते थे, निर्वाचित होते थे। साथ ही साथ ध्यान रखना है मंडलम के जो सदस्य हैं, मंडलम के सदस्यों को क्या प्राप्त थी, सदस्यों को स्वायत्तता प्राप्त थी। स्वायत्तता मतलब वो क्या थे, अपने निर्णय क्या ले सकते थे, स्वायत्तता प्राप्त थी। वो अपने निर्णय स्वयं ले सकते थे। लेकिन राजा के ऊपर शासन करने के लिए किसी भी प्रकार की क्या नहीं बन रखी थी, विधानसभा नहीं बन रही। राजा क्या था, यहाँ पे निर्णय लेने में क्या था, स्वतंत्र था। अब उपज का छठा भाग जो है वो किस रूप में, लगान के रूप में लेना पड़ता था। लगान लेना पड़ता था, यानी जो जनता है उसे लगान के रूप में, भूमि की जितनी उपज हुई है उसका कितना भाग, छठे भाग में उसको उपज लगान। अब लगान जो है ये या तो आप किस में दे सकते थे, लगान अनाज में, अनाज, या फिर स्वर्ण मुद्राओं के रूप में। तो किसके सिक्के चलते थे, सोने के सिक्के। स्वर्ण क्या होता है, सोना, गोल्ड। स्वर्ण मुद्राओं में क्या किया जा सकता था, दिया जा सकता था। ये बात ध्यान रखिए। अब यहाँ पे एक क्या है, सोने का सिक्का चलता है। कब, आपके चोल साम्राज्य में, जिसको सोने के सिक्के को कहते वो नाम याद रखना है। सोने का सिक्का क्या कहलाता है, कासू। क्या कहलाता था, कासू कहलाता था। ये नाम याद रखना है कि चोल काल में, यानी चोल वंश का जब प्रशासन चल रहा था तब एक सोने का सिक्का चलता था, उसे क्या कहते थे, तो क्या कहते थे, कासू के नाम से जाना जाता है। जो कितने अंश का होता था, लगभग 16 अंश का। अंश क्या है, एक प्रकार की मापने की इकाई है। तो 16 अंश का सिक्का चलता था, जिसे क्या कहते थे, कासू कहते थे। और अगर आपको उपज का लगान का छठा भाग प्रदान करना है, या तो क्या प्रदान कर दो, अनाज राज्य को सौंप दो, या फिर किसके रूप में, स्वर्ण मुद्राओं के रूप में आप क्या दे सकते हो, लगान दे सकते हो। इससे आगे एक बात याद रखनी है, इन्होंने क्या किया, चोल शासकों द्वारा अनेक क्या चलाई गई, सिंचाई परियोजनाएं। यानी यहाँ की जनता कृषि करती थी, एक तो किससे, मानसून से, यानी जो बारिश हो रही है उससे, और बारिश के साथ साथ किससे, सिंचाई से भी क्या करते थे, खेती करते थे। सिंचाई योजनाएं चलाई, ये ध्यान रखिए। इसके अलावा चोलों के पास में क्या था, सोल प्रशासन के पास क्या थी, मजबूत जल व कैसी सेना, थल सेना। यानी दोनों तरह की इनके पास में क्या थी, सेनाएं। वायुसेना नहीं थी, तो जल और थल क्या थी इनके पास में, सेनाएं हुआ करती। चलो आगे इसके बारे में बात करते हैं, आर्किटेक्चर, यानी उनका स्थापत्य कैसा। इसकी बात हो रही है चोल प्रशासन की, चोल एडमिनिस्ट्रेशन की।
भारत में क्या थी? ग्राम पंचायत प्रणाली का आविष्कार किस शासकों द्वारा किया गया? चोल शासक। ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है। वर्तमान में विकेंद्रीकरण की सबसे जो वर्तमान में जिस व्यवस्था चलती है उसे हम क्या कहते हैं? पंचायती राज व्यवस्था। और वर्तमान की पंचायती राज व्यवस्था कितने स्तर होते हैं? 3 स्तर होते हैं, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। इसकी शुरुआत कब होती है? 1959 में। 2 अक्टूबर 1959 को भारत के प्रधानमंत्री थे कौन? पंडित जवाहरलाल नेहरू। उनके द्वारा इसकी शुरुआत की गई नागौर से। और 1992 में 73वें और 74वें संविधान संशोधन द्वारा ग्राम पंचायत को क्या दे दिया गया? संवैधानिक दर्जा। लेकिन इसकी वास्तविक शुरुआत ग्राम पंचायत प्रणाली सबसे पहले कब किसके द्वारा लाई गई थी? तो किसके द्वारा? चोल शासकों द्वारा। ये सवाल पूछा जा सकता है। और साम्राज्य के कितने प्रांतों में बटा हुआ था? 6। आपको क्या ध्यान रखना है कि उस प्रांत को क्या कहते थे? मंडलम। मंडलम फिर किसमें? नाडु में। नाडु किसमें? कोटम में। कोटम कुर्रम में। कुर्रम किसमें? ग्राम में। यानी ग्राम सबसे क्या हुई? छोटी इकाई होगी। नाडु की सभा नाटार कहलाती थी और नगर की सभा क्या कहलाती थी? नगर। अब देखो, ग्राम पंचायत का जो प्रतिनिधि है वो जो राजशासक के पास जाता था वो प्रतिवर्ष क्या होता था? निर्वाचित। निर्वाचित का मतलब क्या? इससे चुना जाता था। यानी यहाँ पर ये पद वंशानुगत नहीं होता था। कैसा नहीं होता था? वंशानुगत का मतलब क्या होता है? जो पिता से पुत्र को, पुत्र से पुत्र को, ऐसे आगे नहीं होता था। प्रतिवर्ष निर्वाचित होते थे। भूमि की जो उपज का कितना हिस्सा? 6ठा भाग जो है वो लगान। और लगान आप अनाज के रूप में या फिर किसके रूप में दे सकते थे? सोने की मोहरों के रूप में। और सोने का जो सिक्का था उसमें किस क्या कहलाता था? कासू। और कितने अंश का होता था? 16। और इन्होंने बहुत सारी नहरों का निर्माण कराया और उन नहरों से क्या होता था? सिंचाई की जाती थी। और उनके पास जल और कैसी सेना थी? थल सेना थी। चलो अब बात करते हैं सोल स्थापत्य के बारे में। चलो किसकी बात कर रहे हैं? सोल स्थापत्य की बात हो रही है। सोल स्थापत्य में पहले बता दिया। किसको बनाने की कला? मंदिर, मूर्तियां, महल, दुर्ग बनाने की कला क्या कहलाती है? आर्किटेक्चर कहलाता है, यानी स्थापत्य कहलाता है। पहले बात कर लेते हैं किसकी? मंदिर निर्माण कला। यहाँ पे आपको मंदिर निर्माण कला में इनकी शैली का नाम याद रखना है। यानी जो चोल वंश के द्वारा जो शैली विकसित की गई है उस शैली का नाम जो है वो है द्रविड़ शैली। कौन सी शैली? द्रविड़ शैली। अपन एक पहले, इससे पहले चोल शैली का नाम बताओ क्या है? द्रविड़ शैली। इससे पहले अपन एक गुप्त काल में मंदिरों की बात की थी। दशावतार, झांसी का कौन? देवगढ़ का दशावतार मंदिर। उसमें कौन सी शैली में बना हुआ था? गुप्तकालीन कौन सी शैली थी? नागर शैली। अभी कौन सी शैली है? द्रविड़ शैली। ये द्रविड़ शैली है जो मंदिर निर्माण कला है। पल्लवों की मंदिर निर्माण कला को, पल्लवों की मंदिर निर्माण कला को चोलों ने क्या किया था? आगे बढ़ाया। इनके समय में काफी क्या हुई? प्रगति हुई और द्रविड़ शैली का क्या हुआ? विकास हुआ। अब आपको यहाँ पे याद रखना विशेषताएं। यानी द्रविड़ शैली में कोई अगर क्या बनेगा? मंदिर बनेगा तो उसकी क्या होगी? विशेषताएं। तो वर्गाकार विमान, गोपुरम, मंडप, कलापूर्ण, स्तंभ, संयुक्त स्तंभों पर सिंह का उत्कीर्ण। ये क्या है इसकी विशेषता? कि इस मंदिर बनेगा तो एक तो वर्गाकार विमाननुमा होगा, गोपुरम बना होगा, उसका मंडप बना होगा। इसके अलावा जो आपके क्या है? स्तंभ जो है, खंबे जो है वो क्या होंगे? कलापूर्ण बनाए होंगे। किसमें? जो चोलकालीन द्रविड़ शैली का क्या होगा? मंदिर होगा उसमें। तो पहले अपन एक डिस्कस कर चुके उदाहरण। वो कौन सा उदाहरण था? वो हमारा था राजेश्वर मंदिर। जो किसका मंदिर था? भगवान शिव का मंदिर था, जिसका निर्माण किसने करवाया था? राजराज प्रथम ने क्या करवाया था? मंदिर। इसके अलावा तंजौर व क्या जगह है? चिदम्बरम के मंदिर, इसके उदाहरण है। चिदम्बरम के मंदिर, जो ये मंदिर है ये द्रविड़ शैली के क्या है? बहुत अच्छे उदाहरण है। ये बात ध्यान रखिए। एक यहाँ पे भगवान शिव की नटराज की क्या है? मूर्ति। भगवान शिव की
कांसे की बनी हुई, किससे बनी हुई है? कांसे की बनी नटराज मूर्ति चोल कला का अनुपम उदाहरण है, का अनुपम उदाहरण। ठीक है, कांसे की बनी हुई है और नटराज की, जैसा आपकी बुक में देखा है नटराज की क्या बनी हुई है? मूर्ति बनी हुई है। इसको क्या रखना है? इस काल में क्या हुआ था? इसका विकास हुआ था। और इसके अलावा गोपुरम शैली का विकास भी किस काल में होता है? इसी काल। चोल समास, तो जो चोल शासक है शैव धर्मावलंबी थे, शैव धर्मानुयायी थे। शैव धर्मानुयायी मतलब किस भगवान को मानते थे? भगवान शिव को। इसी कारण आप देखो मंदिर भी बनाया तो भगवान कौन से का है? शिव का। मूर्ति जो कांसे की बनी है ये भी किसकी है? भगवान शिव की। किस रूप में दिखाया? भगवान को नटराज के रूप में दिखाया गया। तो ये किस धर्म को मानते थे? शैव धर्म को मानते हैं। ठीक है, राजधिराज जो शासक था, इंपोर्टेंट, राजधिराज के अभिलेखों में किसके प्रमाण मिलते हैं? अश्वमेध यज्ञ के प्रमाण मिलते हैं। इसके अलावा स्त्रियों की स्थिति क्या थी? अच्छी थी, लेकिन समाज में क्या थी? समाज में दासी व देवदासी प्रथा प्रचलित थी। ये आपका कौन सा प्रशासन, कौन सा हो गया, कौन सा वंश हो गया? चोल वंश क्या होता है यहाँ पर समाप्त होता है। इससे आगे जो आपका वो है पल्लव। चलो उत्तर प्रदेश सोल स्थापत्य। आर्किटेक्ट किसे कहते हैं? आर्किटेक्ट का मतलब होता है मंदिर वगैरह बनाने की कला। तो मंदिर निर्माण की कला है, तो इनकी शैली कौन सी थी? ये ध्यान रखना है। कौन सी? द्रविड़ शैली। अब नागर शैली में मंदिर किसने बनाए? तो नागर शैली में मंदिर बनाते हैं कौन? आपके गुप्त। कौन सा वंश बनाता है? गुप्त वंश। इसके अलावा प्रतिहार शैली, कौन सी शैली? या प्रतिहार, गुर्जर प्रतिहारों की जो शैली थी उसका नाम है महामारू शैली। कौन सी शैली बनाई उन्होंने? महामारू शैली। ये किसकी है? गुर्जर प्रतिहार वंश की क्या थी? शैली थी। तो गुर्जर प्रतिहार वंश के शासक किस शैली में बनाते थे? महामारू में। नागर शैली में किसने बनाए? गुप्तों ने। और द्रविड़ शैली में किसने बनाए? पल्लवों और किसने? चोलों ने। पल्लवों की जो मंदिर निर्माण कला थी उसको उन्होंने आगे बढ़ाया। विशेषताएं देख लियो। वर्गाकार क्या है आपका विमान? गोपुरम। ये गोपुरम जो कला है ये भी किसके द्वारा शुरू की गई? चोल साम्राज्य के द्वारा शुरू हुई। मंडप होता था और खंबे जो होते थे वो क्या होते थे? कलापूर्ण। और खंभों के ऊपर किसके चित्र बने होते थे? लगभग शेर। सिंह का मतलब क्या होता है? लॉन क्या होता था उसके ऊपर? शेर उसके ऊपर अंकित था। उदाहरण देख लीजिए, राजराजेश्वर मंदिर भगवान शिव का मंदिर है। किसने निर्माण करवाया? पहले अपन डिस्कस कर चुके हैं। राज फर्स्ट जो था उसने क्या करवाया? इसका निर्माण कराया। तंजौर और चिदम्बरम में जो मंदिर स्थित है वो इसी के उदाहरण है। और भगवान शिव की किससे बनी हुई? कांचे से बनी हुई। किसकी मूर्ति? नटराज। नटराज क्या है? भगवान शिव का एक क्या है? रूप है। नटराज भगवान शिव का क्या है? रूप है, जिसमें वो डांस करते हुए दिखाया गया। तो नटराज की मूर्ति सबसे अच्छा उदाहरण है। इसके अलावा इसका कारण यही है कि ये शैव धर्मानुयायी थे, यानी भगवान शिव के मंदिर वगैरह बनाने का रीजन क्या है? किसको मानते थे वो? शैव संप्रदाय को, यानी जो वैदिक धर्म का शैव संप्रदाय उसको मानते थे। राजधिराज के अभिलेख है उसमें अश्वमेध यज्ञ का वर्णन है। और समाज में महिलाओं की स्थिति ठीक ठाक थी, यानी वहां पे कैसी प्रथा प्रचलित थी? दासी और देवदासी। चलो इसको मिटाओ, आगे वाला पढ़ो। Subscribe our YouTube channel for another updates. You will get such a offline come online videos on our YouTube channel. So